शुरू करते हैं चैप्टर 31 पेमेंट एंट्री इन टैली ERP 9। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह रिसिप्ट की एंट्री की जाती है उसी तरह पेमेंट की भी एंट्री की जाती है। पेमेंट की एंट्री करना भी बहुत आसान है। तो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पेमेंट का मतलब क्या होता है। पेमेंट का मतलब सिंपल सी बात है कि हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैश से पेमेंट करें या फिर बैंक के द्वारा पेमेंट करें, तो वो पेमेंट एक तरह से पेमेंट कहलाता है और उसकी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में की जाती है। मान लीजिए हमने किसी पार्टी से 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो हम उससे 10,000 रुपये का जो हमने माल खरीदा उसके बदले में हम उससे पेमेंट देंगे, तो ये एक तरह से हमारा पेमेंट है। और इस तरह की एंट्री जो भी होती है वो पेमेंट के वाउचर में की जाती है। जब भी आपके हाथ से पैसा जाएगा, चाहे वो नकद जाए चाहे या तो फिर बैंक से जाए, आपको पेमेंट के वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। पेमेंट की एंट्री को किस तरह किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला जो चैप्टर था उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है दूर करना चाहता हूँ। जो हमने पिछले चैप्टर में ये रिसिप्ट की एंट्री की थी, जिसमें हमने अरुण जैन से 22,500 रुपये रिसिप्ट किए थे, जिसमें 12,000 रुपये कैश थे और 10,500 रुपये बाई बैंक थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो HDFC बैंक अकाउंट जो है ये हमारा खाता है, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का खाता है। और ये 10,500 रुपये जो आए हैं वो हमारे HDFC बैंक अकाउंट में आए हैं और अरुण जैन ने ये अपने बैंक खाते से ट्रांसफ़र किए थे। और जो पैसे अरुण जैन ने ट्रांसफ़र किए थे उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल हमने यहाँ पर डाली थी। और ये वाला जो बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक अकाउंट, ये अरुण जैन का खाता है। उसने अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से हमारे HDFC बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पर ये जो HDFC बैंक अकाउंट का खाता है वो हमारा खाता है या हमारी कंपनी का खाता है और हमारे अकाउंट में ये पैसे आए हैं। तो मुझे लगा था कि मैंने थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी, तो मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आपको कोई भी एंट्री करने के लिए ऑब्वियसली अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो वाउचर ओपन है वो वाउचर ओपन है रिसिप्ट का और हमें ओपन करना है पेमेंट का। पेमेंट का वाउचर ओपन करने के लिए फंक्शन बार में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पेमेंट, जिसका शॉर्टकट है F5। तो यहाँ पर मैं F5 प्रेस करूँगा तो मेरा पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए डेबिट क्रेडिट पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर फिर टैली ERP 9 का जो फीचर्स है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नाम डालना है, जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर नोट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं, इसके आधार पर हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो जैसे सबसे पहले तारीख डालनी है 2 अप्रैल 2019। तो टैली में आऊँगा F2 2/4/2019 और यहाँ पे भी कर दूंगा 2/4/2019। ये एक बार ही पूछेगा आपसे, बार बार ऐसा 2 डेट नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2019 दोनों जगह डाल दूंगा और एंटर करूंगा। अब यहाँ पर डालना है आपको पार्टी का नाम, जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ एग्रीकेयर केमिकल को। तो यहाँ पर टाइप करूंगा एग्रीकेयर केमिकल। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज ऊपर जो है वो आ गया है, तो इसको मैं करूँगा एंटर। तो अब देखिए यहाँ पर ये एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्री जो है 5,000 रुपये हमसे मांगता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है CR का मतलब होता है क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार। तो यहाँ पर 5,000 रुपये ये हमसे मांगता है। तो अब हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट इसको कर रहे हैं हम 5,000 रुपये पूरे। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, वापस 5,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर डाल दूंगा और एंटर। तो जैसे 5,000 रुपये मैंने डाल दी, यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो 0 हो चुका है। अब जैसे मैं इस एंट्री को कर दूंगा, अब ये एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज मेरे से कुछ भी रुपये नहीं मांगेगा। तो फिर अब क्रेडिट करना है, यानी अब टैली ERP 9 को बताना है कि आपने ये जो पेमेंट किया वो कैसे किया है। तो क्रेडिट में आकर के एंटर करूँगा। तो अब ये पेमेंट हमने किया थ्रू कैश। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही कैश आपको यहाँ पर टाइप करना और एंटर। तो ये सिंपल सी एंट्री है पेमेंट की, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान एंट्री है। सबसे पहले आपको ऊपर पार्टी का नाम लेना है, फिर उसका अमाउंट डालना है, फिर आपने वो पेमेंट कैश से किया या बैंक से किया वो डिटेल डालनी है। और अब हम इसको कर देंगे सेव, एंटर एंटर एंड एंटर। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर एक एंट्री और मैं आपको करके बता देता हूँ। अगली एंट्री करते हैं हम, डेट है 1 मई 2019। तो यहाँ पे आऊँगा F2 1/5/2019 एंड एंटर। फिर पार्टी नेम लेना है, पार्टी नेम है एग्रीस्टार जेनेटिक। तो यहाँ पे आऊँगा, टाइप करूँगा एग्रीस्टार जेनेटिक। तो यहाँ पर एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड एंटर। इससे हम मांगते हैं 17,460 रुपये और ये हमें दे रहा है 10,360 रुपये। तो अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा 10,360 एंड एंटर। अब हमें करना है क्रेडिट। तो अब टैली ERP 9 को ये बताना है ये जो हमने पेमेंट किया है 10,360 रुपये वो कैसे किया है। तो क्रेडिट पे मैं करूँगा एंटर।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई चेक 000123, यानी मैंने चेक दिया है। अब मैंने किसी को चेक दिया तो मेरा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट से कटेगा, और मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में। तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर दूंगा HDFC बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर HDFC बैंक का हम लेजर दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने जब रिसिप्ट की एंट्री की थी तब HDFC बैंक का लेजर हमने बना दिया था। तो अगर हमारे पैसे आएंगे तो भी इसी अकाउंट में आएंगे, और हमारे पैसे अगर कटेंगे तो भी इसी अकाउंट से ही कटेंगे। तो ये हमारा जो पैसा कट रहा है वो HDFC बैंक अकाउंट से कट रहा है। तो एंटर करूंगा तो यहाँ पर 10,360 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल ये हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने जो चेक दिया उसका चेक नंबर क्या है। तो यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आपको डालना है चेक नंबर। तो चेक नंबर है यहाँ पर मेरा 000123, तो 000123 एंड एंटर 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 एंड एंटर। तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो जाएगी। अब मैं आपको तीसरी एंट्री बताता हूँ जिसमें मल्टीपल एंट्री है, यानी हमने कैश पेमेंट भी दिया है और चेक से भी दिया है। तो ये एंट्री है वो 1 मई 2019, तो F2 1/5/2019 एंड एंटर। फिर पार्टी नेम जिसको हमने पेमेंट किया है वो है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, तो यहाँ पर बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड एंड एंटर। कितने रुपये पेमेंट किया हमने? किया 7,990 रुपये। तो 7,990 रुपये ये हमसे मांगता है, यहाँ पे टाइप कर देंगे 7,990 एंड एंटर। तो इसका बैलेंस हो जाएगा 0। फिर करूंगा मैं एंटर। अब टेली को बताना है कि आपने जो पेमेंट किया वो कैसे किया है। तो यहाँ पर कैश किया है मैंने 2,990 रुपये, 2,990 रुपये मैंने कैश पेमेंट दिया है। तो यहाँ पे टाइप करूंगा कैश एंड एंटर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 2,990 एंड एंटर। अब बताना है कि बाकी का पेमेंट जो है आपका 7,990 में से 2,990 जाने के बाद में जो पेमेंट है वो आपने कैसे किया। तो मैं एंटर करूंगा। बाकी का जो पेमेंट है वो मैंने किया है बाई चेक 5,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा HDFC बैंक, यानी जो चेक दिया है मैंने HDFC बैंक का ही चेक दिया। मेरा अकाउंट जो है एक ही अकाउंट है वो है HDFC बैंक का। तो यहाँ पे लूँगा HDFC बैंक अकाउंट एंड एंटर। तो बाकी के 5,000 रुपये जो है ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। फिर मैं करूँगा एंटर एंटर और एंटर। अब यहाँ पर आपको चेक नंबर डालने हैं, तो चेक नंबर है इसके 000125, तो 000125 एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो सिंपल सी एंट्री है, बहुत ही इजी एंट्री है। रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 32 कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली ERP 9। तो रिसिप्ट की एंट्री भी हमने करना सीख लिया, पेमेंट की एंट्री करना भी हमने सीख लिया, वो भी बिना डेबिट और क्रेडिट के नियम के जानते हुए। तो अब तीसरा वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, और कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने से पहले कॉन्ट्रा वाउचर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर है क्या और इस वाउचर में कौन सी एंट्रियां होगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो कॉन्ट्रा वाउचर में केवल 3 ही एंट्रियां होगी, उसके अलावा चौथी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती है। तो वो 3 एंट्री कौन कौन सी है बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री है कैश टू बैंक, यानी जब भी हम नगद रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये मैंने अपने खाते में जमा करवा दिए HDFC बैंक अकाउंट में। तो कैश टू बैंक यानी जब भी हम नगद रुपया बैंक में जमा करवाएंगे तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। दूसरी एंट्री बैंक टू कैश, यानी जब भी हम बैंक से अपने बैंक अकाउंट से नगद रुपए निकलवाएंगे, यानी मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये थे और मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये निकलवा लिए। तो ये दूसरी एंट्री जो है कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। और तीसरी एंट्री बैंक टू बैंक, यानी जब भी मैं अपने किसी एक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC बैंक में एक अकाउंट है, जैसा कि हमने पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री की, तो HDFC बैंक में हमारा अकाउंट है और इसी तरह एक और अकाउंट है हमारा एक्सिस बैंक में। तो मान लीजिए HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सिस बैंक से HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह की एंट्री जो है ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो ये केवल 3 ही एंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है, इसके अलावा चौथी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती। तो तीनों एंट्री किस तरह होगी वो मैं आपको बता दूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आपको अब करना क्या है, टैली को ओपन करना है, कंपनी को ओपन करना है और एंट्री करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पर हमारा वाउचर जो ओपन है वो वाउचर है पेमेंट का। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो फंक्शन बार में लिखा हुआ है कॉन्ट्रा, जिसका शॉर्टकट है F4। तो मैं यहाँ पर F4 दबा देता हूँ।
मेरा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं। हमने लेजर तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं, एक तो कैश और एक बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केवल और कैश और बैंक के बीच में जो लेन देन होते हैं वही आप कर सकते हो, उसके अलावा दूसरा कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछ रहा है आपको क्रेडिट किसको करना है। तो अब कॉन्ट्रा वाउचर में आपको थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट करने का नियम मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट का नियम पता होना जरूरी है। तो केवल कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड जो डेबिट एंड क्रेडिट करने का नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। आपको बस मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना है। देखिए, कैश और बैंक ये दोनों हमारी संपत्ति है, यानी अगर हमारे पास कैश बैलेंस है तो वो हमारी संपत्ति है, और अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है तो भी हमारी संपत्ति है। तो अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी कोई भी संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। जब भी कोई भी संपत्ति घटती है हमारी तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब भी कोई भी संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कैश बैलेंस है 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा। तो मेरे पास जो नगद बैलेंस की संपत्ति है वो 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा तो नगद बैलेंस का जो मेरा पास 10,000 का बैलेंस था वो घट करके 5,000 हो जाएगा। तो मेरी कैश की जो संपत्ति है वो यहाँ पर घट गई। तो कैश संपत्ति जैसे ही घटेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। और उसके अपोजिट आप देख सकते हो कि HDFC बैंक में मैं अगर 5,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो 5,000 और जमा करवाने के बाद में 15,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो HDFC बैंक अकाउंट की जो संपत्ति है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसी तरह इसी नियम को ध्यान में रखते हुए केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी कोई संपत्ति घटेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमारी कोई दूसरी संपत्ति बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक तो ये नियम है, और जिस वक्त हम एंट्री करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बता दूंगा, एक हिंट दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप एंट्री सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो नियम के अनुसार एंट्री करना शुरू करते हैं। तो वापस यहाँ पे प्रैक्टिस नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको एंट्री को अच्छे से समझना है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का जो नियम है वो यहाँ पे लिख दिया है। बहुत ही सिंपल है। जैसे क्रेडिट में लिखा हुआ है जब भी कोई संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और डेबिट में लिखा हुआ है जब भी कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो इतना आसान सा नियम है, 2 लाइनें हैं केवल, आपको ये दिमाग में बिठा लेनी है। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री हमसे क्या कह रही है? एंट्री कह रही है 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपये नगद HDFC बैंक में जमा करवाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, नगद रुपए जो है वो हमारे हाथ से घट जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये थे तो मैंने नगद रुपये ये 5,000 रुपये वो HDFC बैंक में जमा करवा दिए, तो 5,000 रुपये घट करके मेरे पास में 0 रुपये हो जाएंगे, और HDFC बैंक में 5,000 रुपये का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो नगद रुपये की जो संपत्ति है वो घट रही है, और बैंक बैलेंस की जो मेरी संपत्ति है वो बढ़ रही है। तो इस एंट्री को अब हमने समझ लिया है। अब हम इसको करेंगे एंट्री। एंट्री ये कहती है कि जो भी संपत्ति घटती है उसको क्रेडिट करना है। तो टैली ERP 9 में आएंगे, सबसे पहला पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हम करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास घट रहा है क्योंकि हम बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो कैश को करेंगे क्रेडिट और एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस है हमारे पास, कैश बैलेंस जो है अभी है 3,69,506 रुपये। तो अब जैसे ही हम 5,000 रुपये जमा करवा देंगे मेरे पास जो बैलेंस है वो घट जाएगा। तो 5,000 रुपये जमा करवाने के बाद में ये बैलेंस हो जाएगा 3,64,506 रुपये। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये टाइप करता हूँ, और जैसे ही एंटर करूँगा, अगर ये मेरा बैलेंस 3,64,506 रुपये हो जाता है तो मैं एंट्री सही कर रहा हूँ। अगर नहीं होता है, कुछ गड़बड़ होता है, जुड़ जाता है, तो एंट्री गलत कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है 3,64,506 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरी एंट्री एकदम सही है। तो अब करना है डेबिट। डेबिट किसको करेंगे? यहाँ पे एंटर करूंगा डेबिट। ऑब्वियसली अब जिस बैंक में हम पैसा जमा करवा रहे हैं उस बैंक को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये सिंपल सी कॉन्ट्रा की एंट्री है। यहाँ पर हमने क्रेडिट किसको किया? जो संपत्ति हमारी घट रही है उसको क्रेडिट कर दिया, जो संपत्ति हमारी बढ़ रही है उसको डेबिट कर दिया। सिंपल सी एंट्री। तो यहाँ पर अब सेव कर देंगे, इसको एंटर करेंगे, एंटर।
अब यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो डिटेल डाल सकते हैं कि आपने जो 5,000 रुपये कैश जमा करवाए उसमें 2,000 के कितने नोट थे, 1,000 के कितने थे, 500 के कितने थे, 200 के कितने थे, 100 के कितने थे। तो ये डिटेल आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप कहीं पे फुल टाइम काम करते हो तो ये डिटेल आप डाल सकते हो, वरना आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ 2,000 के 2 नोट और 500 के 2 नोट। तो ये टोटल मेरा 5,000 रुपये बैलेंस हो गया। अब इसको कर दूंगा मैं सेव। और यहाँ पर किस बैंक में हमने पैसा जमा करवाया, HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसको इस एंट्री को कर देंगे सेव एंड सेव। तो एक एंट्री हमने कर ली। अब दूसरी एंट्री और करेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, नगद रुपए HDFC बैंक से निकलवाएंगे। यहां पर क्या किया है, यहां पर जमा करवाए हैं और इस दूसरी एंट्री में क्या किया है, हमने निकलवाए। तो अब देखिए HDFC बैंक से निकलवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HDFC बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा और नगद रुपए का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये बैंक बैलेंस की जो संपत्ति है वो घट रही है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, और कैश बैलेंस की जो संपत्ति है वो बढ़ रही है तो इसको हम करेंगे डेबिट। तो टैली ERP 9 में आएंगे, अब की बार हम क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को। उससे पहले हम तारीख चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डेट दी हुई है 2 अप्रैल 2019, तो F2 2/4/2019 एंटर, और क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को क्योंकि HDFC बैंक की संपत्ति घट रही है तो इसको करेंगे एंटर। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 1,48,604 रुपये इसका बैलेंस है। तो जैसे 3,000 रुपये मैं HDFC बैंक से निकलवा लूंगा तो इसके बाद में बैलेंस बचेगा 1,45,604 रुपये। तो 3,000 रुपये डाल करके मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो एक बार फिलहाल यहाँ पे दूसरी एडिशनल डिटेल डाल देते हैं। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे 3,000 अमाउंट, और यहाँ पर चेक नंबर, अगर आपने मान लीजिए चेक से निकलवाएं तो यहाँ पर चेक नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, वरना इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। तो एंटर करूँगा, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैलेंस 1,48,604 था, वो 1,45,604 हो गया, यानी मेरी एंट्री एकदम सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो अब डेबिट करना है, डेबिट करने के लिए फिर एंटर करूँगा। अब डेबिट करना, जो भी संपत्ति आपकी बढ़ रही है उसको डेबिट, तो यहाँ पर कैश बैलेंस मेरा बढ़ रहा है तो कैश को करूँगा डेबिट एंड एंटर। तो ये है दूसरी एंट्री, बहुत ही आसान है ये भी। इसको भी अब मैं कर दूंगा सेव, एंटर एंटर एंड एंटर। अब तीसरी एंट्री, लास्ट एंट्री, एक एंट्री और बता दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था केवल 3 ही एंट्री की जाती है, तो तीसरी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 एंट्री मैंने आपको बता दी है, तीसरी एंट्री और बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तारीख चेंज करेंगे 1 मई 2019, तो F2 1/5/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पे क्या किया है, HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो अब यहाँ पे भी आप समझ लीजिए हमने किस बैंक से ट्रांसफर किए, HDFC बैंक से ट्रांसफर किए, यानी HDFC बैंक का बैलेंस घटेगा। और किस बैंक में ट्रांसफर किए, एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए, यानी एक्सिस बैंक का बैलेंस जो बढ़ेगा। यानी जो जिस बैंक की संपत्ति हमारे कम हो रही है उसको करेंगे क्रेडिट, और जिस बैंक की संपत्ति हमारे बढ़ रही है उसको करेंगे डेबिट। तो टैली ERP 9 में आएंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम HDFC बैंक अकाउंट को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, HDFC बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो जैसे 6,000 रुपये डाल करके मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो बैलेंस 1,45,604 है वो हो जाएगा 1,39,604 रुपये। तो एंटर करूंगा और यहाँ पर चेक डिटेल, आपको चेक डिटेल या बाई ट्रांसफर आपने क्या किया है, यहाँ पे फंड ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई फंड ट्रांसफर, इसको ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे। और बाकी के जो आपने किस अकाउंट में, किस अकाउंट नंबर पे आपने ट्रांसफर किया वो यहाँ पे डालना। जैसे एक्सिस बैंक का अकाउंट डालना है यहाँ पे, मान लीजिए 1412, और IFSC कोड, एक्सिस बैंक के जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पे आपको डालने हैं। और यहाँ पर बैंक का नाम एक्सिस बैंक इंडिया, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी जो आपने पैसा ट्रांसफर किया उसकी रेफरेंस नंबर वगैरह वो आप डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए ये डिटेल जो है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं बेटर अकाउंटिंग के लिए, वरना ये कंपलसरी नहीं है। तो एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है ऊपर वो हो गया 1,39,604। अब करना है डेबिट। डेबिट किसको करेंगे, जो भी संपत्ति हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, यहाँ पे हमने कैश नहीं निकाला है। और लेजर में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सिस बैंक का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का लेजर नहीं बनाया है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो है लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर Alt+C दबा कर लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर का नाम देंगे एक्सिस बैंक, एंटर एंड एंटर। अब जैसा कि मैंने बताया था, चाहे किसी भी बैंक का आप लेजर बनाते हो, चाहे वो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, महिंद्रा, कोई सी भी बैंक है, आपको उस बैंक का अकाउंट जो है
बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैं लूँगा बैंक अकाउंट एंड एंटर। अब यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक के, जो हमारा एक्सिस बैंक है उसकी अकाउंट डिटेल डालनी है, यानी एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर 1425 जो भी है, IFSC कोड, और यहाँ पर बैंक नेम हो जाएगा एक्सिस बैंक, और ब्रांच हो जाएगी नागौर, एंटर। और यहाँ पर जो ऑप्शन है अभी फिलहाल इनको नो ही रखना, आपको कुछ भी नहीं करना। और इसका एक्सिस बैंक का एड्रेस डाल देना आपको, मान लीजिए XYZ एड्रेस, जो भी एड्रेस है, एंटर। कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, पिन कोड नंबर 341001, और अगर GST नंबर इसका अवेलेबल है तो GST नंबर भी डाल सकते हैं। तो जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है अकाउंट नंबर की, IFSC कोड की, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और ये याद रखना आपको, ये जो एक्सिस बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव, एंटर एंड एंटर। तो देख सकते हो हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट का भी लेजर बन चुका है यहाँ पे, और 6000 रुपये जैसे ही डालेंगे हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 6000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो इस एंट्री को भी कर देता हूँ सेव, एंटर एंटर। तो ये 3 एंट्रियाँ थी जो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। तीनों मैंने आपको बता दिए, तीनों एंट्री करके प्रैक्टिकली बता दिए, और किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है उसका ईजी से ईजी जो नियम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है कि अगर बैलेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी आप उसको चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 33, व्हाट आर डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। दोस्तों, हमें कुल 8 वाउचर में एंट्री करना सीखना है, और अभी तक हमने 5 वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है, जिसमें पहला नंबर परचेज वाउचर, फिर सेल्स वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर। ये 5 वाउचर हमने सीख लिए, और अब 3 वाउचर और बचते हैं, जिसमें डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और जनरल वाउचर। तो आने वाले 4 चैप्टर में हम डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाउचर तो केवल 2 ही हैं, तो फिर 4 चैप्टर क्यों? तो वो आपको आने वाले 4 चैप्टर में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, और इनमें कौन कौन सी एंट्री की जाती है। तो शुरू करते हैं एक लॉजिक के साथ। लॉजिक ये है कि जब हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो वो हमारी परचेज होती है, और सामने वाली पार्टी की सेल्स, यानी सामने वाली पार्टी हमें माल बेचेगी तो हम माल खरीदेंगे, और जो बिल हमारे पास आया है वो हमारे लिए परचेज का बिल है, लेकिन जिस पार्टी ने माल बेचा है और जिसने ये बिल बनाया है उसके लिए ये सेल्स का बिल है। इसी तरह अगर हम किसी को माल बेचते हैं तो वो हमारी सेल्स है, लेकिन सामने वाली पार्टी की परचेज है, क्योंकि हमने माल बेचा है और उस पार्टी ने माल खरीदा है। यानी हम जो बिल बनाकर किसी को देते हैं वो हमारे लिए तो सेल्स का बिल होता है, लेकिन जिसने हमसे माल खरीदा है उसके लिए ये बिल परचेज का बिल है। इसी तरह अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो सामने वाली पार्टी के लिए रिसिप्ट है, और इसी तरह अगर हम किसी से पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं तो वो सामने वाली पार्टी के लिए पेमेंट है। तो ये तो है लॉजिक। अब बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पार्टी हमें डेबिट नोट देती है तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्रेडिट नोट है, और उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में की जाती है। और अगर कोई पार्टी हमें क्रेडिट नोट देती है तो इसका मतलब वो हमारे लिए डेबिट नोट है, और उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेबिट नोट क्या होता है। देखिए, डेबिट नोट 2 तरह का हो सकता है, जिसमें पहला जो डेबिट नोट होता है उसे हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, यानी खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न कर देना। जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वो हमें परचेज का बिल देता है, और उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। जैसे ही हम परचेज की एंट्री कर देते हैं तो जिससे भी हमने जितने भी रुपए का माल खरीदा उसका अकाउंट उतने रुपए से क्रेडिट हो जाता है, यानी वो पार्टी हमसे माल के उतने रुपए मांगेगी, वो हमारी लेनदार हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी से 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो अब ABC कंपनी हमारी 10,000 रुपये की लेनदार हो गई। अब इन्हीं 10,000 रुपये में से मान लीजिए 2,000 रुपये का माल हम किसी भी वजह से ABC कंपनी को वापस लौटा देते हैं। चाहे माल खराब था तो रिटर्न कर दिया, या जो माल हमने मंगवाया नहीं वो माल आ गया इसलिए रिटर्न कर दिया,
या XYZ किसी भी कारणवश उस माल को हमने रिटर्न कर दिया, तो इस कंडीशन में ABC कंपनी अब हमें 2000 रुपये के माल वापसी का जो मेमो बनाकर देती है उसे डेबिट नोट या परचेज रिटर्न कहा जाता है। यानी वो एंट्री जिससे ये सिद्ध होता है कि हमने ABC कंपनी को इस डेट को और ये माल और इतने रुपए का माल वापस लौटा दिया था। और डेबिट नोट की एंट्री करने से हमारी बुक्स में ये इफेक्ट पड़ता है कि पहले ABC कंपनी हमसे 10,000 रुपये मांग रही थी, जैसे ही हम डेबिट नोट की एंट्री कर देंगे तो अब ABC कंपनी हमसे केवल 8,000 रुपये ही मांगेगी, क्योंकि 2,000 रुपये का माल हमने वापस रिटर्न कर दिया था। अब दूसरा डेबिट नोट क्या होता है? मान लीजिए ABC कंपनी हमें ये ऑफर देती है कि आपको हमसे 15 दिन में 10,000 रुपये का माल खरीदना है, तो हम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे या किसी भी तरह की स्कीम दे देंगे। अब कंपनी के कहे अनुसार हमने 15 दिन में 10,000 रुपये का माल खरीद लिया और कंपनी के वादे के अनुसार हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलना है। इस डिस्काउंट के लिए कंपनी जो मेमो बनाकर देती है उसे डेबिट नोट कहते हैं। और जैसे ही डेबिट नोट की एंट्री हम कर लेते हैं तो जो माल हमने 10,000 रुपये का खरीदा था उसके हमें 9,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 1,000 रुपये डिस्काउंट के कम हो जाएंगे। तो ये हैं डेबिट नोट, और दो तरीके से डेबिट नोट में एंट्री की जाती है। ये दोनों तरीके हम आने वाले 2 चैप्टर में सीखेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की। जो डेबिट नोट होता है उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट नोट ही होता है। क्रेडिट नोट में भी 2 तरह से एंट्री की जाती है। पहला जो क्रेडिट नोट होता है उसे हम सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, यानी बेचा हुआ माल वापस प्राप्त हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हमने असलम को 5,000 रुपये का माल बेचा था और उसने किसी वजह से 1,000 रुपये का माल वापस हमें रिटर्न कर दिया, तो जो 1,000 रुपये का माल वापस रिटर्न हुआ है उसकी एंट्री के लिए जो मेमो बनाया जाता है उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। जैसे ही हम क्रेडिट नोट बना देते हैं तो उसका हमारी बुक्स में ये इफेक्ट पड़ता है कि पहले हम असलम से 5,000 रुपये मांग रहे थे और जैसे ही 1,000 रुपये माल के रिटर्न का क्रेडिट नोट हम बना देंगे तो अब हम उससे 4,000 रुपये ही मांगेंगे। और दूसरा तरीका क्रेडिट नोट की एंट्री करने का ये है कि मान लीजिए हम किसी कस्टमर को ऑफर देते हैं कि अगर आप हमसे 10 दिन में 20,000 रुपये का माल खरीदते हैं तो हम आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, और अगर उसने 10 दिन में 20,000 रुपये का माल खरीद लिया तो अब हमें वादे के अनुसार उसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट देने के लिए हम उस कस्टमर के नाम से 2,000 रुपये का क्रेडिट नोट बना देंगे, जिससे कि उस कस्टमर ने जो माल हमसे 20,000 रुपये का खरीदा था उसके अब 18,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये फंडा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आने वाले 4 चैप्टर हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, उसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 34 परचेज रिटर्न एंट्री इन टैली ERP 9। जिस तरह हम परचेज की एंट्री करते हैं बिल्कुल उसी तरह परचेज रिटर्न की भी एंट्री की जाती है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको इस वीडियो में परचेज रिटर्न एंट्री से रिलेटेड कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि परचेज रिटर्न है क्या। हालांकि इसके लिए मैंने जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 33 उसमें कंप्लीटली बताया है, जिसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों के बारे में मैंने बताया। अगर तो फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूं। परचेज रिटर्न है क्या? हमने किसी पार्टी से माल खरीदा था, उस माल में से कुछ माल या सारा माल हमें पसंद नहीं आया, या माल खराब था, या दूसरा कोई भी XYZ रीजन जिसकी वजह से हमने वो माल वापस रिटर्न कर दिया। तो इस केस में जिस भी कंपनी को हमने माल रिटर्न किया है वो हमें क्रेडिट नोट बना करके देती है। तो ये जो क्रेडिट नोट आता है ये क्रेडिट नोट सामने वाली पार्टी के लिए क्रेडिट नोट है, लेकिन अपने लिए डेबिट नोट होता है, और इसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। तो अब चलते हैं टैली ERP 9 में, देखेंगे कि ये एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में आकर एंटर कर देना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वाउचर ओपन है परचेज का। परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए डेबिट नोट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट डेबिट नोट, लेकिन ये अभी वाउचर जो है यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पे ये वाउचर एक्टिव नहीं है। तो इन वाउचर में एंट्री करने के लिए इन वाउचर को एक्टिव करना पड़ेगा।
जिसके लिए आपको जाना है सीधा यहाँ पे F11 फीचर्स में। यहाँ पर आपको प्रेस करना है F11। सीधा आपको यहाँ पर आना है, इन 3 ऑप्शन को करना है यस। सबसे पहला यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको करेंगे यस। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करेंगे। और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करेंगे। इन 3 ऑप्शन को आपको यस करके इसको कर देना सेव। एंटर करेंगे हम आखिर तक, तो ये हमारा जो सेटिंग है ये चेंज हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है वाउचर वो एक्टिव हो गया है। तो डेबिट नोट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर F9 लिखा हुआ है, जिसके नीचे 2 लाइन है। इन 2 लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, और अगर किसी के नीचे एक सिंगल लाइन है तो उसका मतलब होता है ऑल्ट। ये आप थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ, अगर किसी भी शॉर्टकट के नीचे अगर एक लाइन बनी हुई है तो उसका मतलब है ऑल्ट, 2 लाइन बनी हुई है तो उसका मतलब है कंट्रोल, और अगर कोई लाइन है ही नहीं तो सीधा वही फंक्शन बार को आपको प्रेस करना है। तो परचेज की एंट्री के लिए हम F9 प्रेस करते हैं, और परचेज रिटर्न की एंट्री के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा डेबिट नोट जो है वो ओपन हो जाएगा। एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेबिट नोट जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला जो डेबिट नोट होता है वो होता है वाउचर मोड में, और दूसरा जो डेबिट नोट होता है वो होता है इनवॉइस मोड में। आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन बार में यहाँ पे लिखा हुआ है एज वाउचर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। तो अभी देखिए, जैसे ही मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा तो अभी मेरा जो डेबिट नोट है वो है इनवॉइस मोड में। जैसे ही कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये वाउचर मोड में आ जाएगा, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का आपको पूछेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पार्टी नेम जो आ रहा था पहले वो अब यहाँ से हट गया है। तो ये जो डेबिट नोट है ये है वाउचर मोड में। तो इस डेबिट नोट को हमको रखना है इनवॉइस मोड में। अगर मान लीजिए आपका ये जो डेबिट नोट है कुछ इस तरह का आ रहा है, जिसमें पार्टी का नाम, परचेज लेदर ये आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले इस डेबिट नोट को इनवॉइस मोड में करना पड़ेगा। उसके लिए वापस फंक्शन बार में यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है एज इनवॉइस। तो कंट्रोल प्लस वी जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा ये जो वाउचर है वापस इनवॉइस मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टी नेम और परचेज लेजर मेरे से पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, इनवॉइस मोड के अंदर भी जो डेबिट नोट होता है वो 2 तरह का होता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं आइटम इनवॉइस, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। फिर से अगर आप फंक्शन बार में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट आई। ऑल्ट आई प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑफ आइटम। जैसे ही ऑल्ट प्लस आई दबाऊंगा तो नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर लिखा हुआ जाएगा। यानी अब अगर डेबिट नोट में आप इसमें एंट्री करते हो, यहाँ पर आइटम की लिस्ट नहीं खुलेगी। तो अगर आप मान लीजिए कोई आइटम वापस रिटर्न कर रहे हो तो डेबिट नोट में आपको सबसे पहले डेबिट नोट को इनवॉइस मोड में रखना पड़ेगा, और उसके बाद में भी आपको इस डेबिट नोट को आइटम इनवॉइस में रखना पड़ेगा। तो वापस अगर फंक्शन बार में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है आइटम इनवॉइस। तो जैसे ही मैं वापस ऑल्ट प्लस आई यहाँ पे दबाऊंगा तो जो पर्टिकुलर लिखा हुआ आ रहा है वहां पे अब लिखा हुआ जाएगा नेम ऑफ आइटम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आपको सिंपली करना क्या है, डेबिट नोट वाउचर को इस तरह रखना है जिसमें सबसे पहले आपको डेबिट नोट वाउचर को इनवॉइस मोड पे रखना है, और दूसरा आपको एज आइटम इनवॉइस मोड पर रखना है। और ये मोड आप कहां से एक्टिवेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब एंट्री शुरू करते हैं। तो यहां पर नोट्स में ओपन कर लूंगा। तो ये रही पहली एंट्री जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट और पार्टी नेम। देखिए यहाँ पे पार्टी नेम में मैंने पूरा एड्रेस नहीं डाला है, ना ही पार्टी के मैंने जीएसटी नंबर लिखे हैं या दूसरी पार्टी की डिटेल नहीं डाली है। आपके पास भी जो क्रेडिट नोट आएगा उसमें पार्टी का नाम भी लिखा होगा, एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ सारी डिटेल लिखी हुई होगी। और यहाँ पर मैंने HSN कोड जो है वो भी ब्लैंक रखे हैं। तो आपके पास जो क्रेडिट नोट आएगा उसमें HSN कोड वगैरह सारी डिटेल दी हुई। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये सारी डिटेल नहीं लिखी है, मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल नहीं लिखी है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने कुछ भी यहाँ पे छोड़ी नहीं है, सब लिखा है। तो अब हम एंट्री करना शुरू करेंगे। तो यहाँ वापस टैली ERP9 में आएंगे। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमने माल रिटर्न किया है वो किस तारीख को किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 तारीखें, एक तो है क्रेडिट नोट डेट और एक है ओरिजिनल इनवॉइस डेट। तो अब इन 2 में से कौन सी डेट लेनी है? हमें डेट लेनी है क्रेडिट नोट डेट वाली। हमने 1/11/2019 को ये माल वापस रिटर्न किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो माल है कमिन अनार 1 kg और इसबगोल रानी 1 kg,
ये हमने ओरिजिनल इनवॉइस डेट यानी ये 2 अक्टूबर 2019 को परचेज किया था, जिसके बिल नंबर थे A67445। अब हमने ये वापस 1 महीने बाद 1/11/2019 को वापस रिटर्न कर दिया है, जिसका ये क्रेडिट नोट डेट है और ये क्रेडिट नोट नंबर है। तो हमें जिस तारीख को हमने माल रिटर्न किया वो तारीख सबसे पहले लगानी है। तो यहाँ पर टेली ERP 9 में आऊँगा और F2 1/11/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप माल रिटर्न कर रहे हो वो आपने माल कब खरीदा था, किससे खरीदा था और जिस भी पार्टी से माल खरीदा था उसके इनवॉइस नंबर क्या थे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप हमने खरीदा है एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार अगर मैं एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड का लेजर खोल लेता हूँ, जिसके लिए मैं जाऊँगा डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेजर, और यहाँ पर एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड का लेजर ओपन करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी एक एंट्री है 2 अक्टूबर 2019 को जो हमने माल खरीदा था, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे 2 अक्टूबर 2019 को ये आइटम खरीदे थे जिसका बिल नंबर ये था। तो ये है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ये है उसकी ओरिजिनल इनवॉइस की डेट। तो परचेज रिटर्न में जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट पूछता है वो आपको डेट ये वाली डालनी है। तो वापस एक बार मैं डेबिट नोट ओपन कर लेता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर एंड Ctrl+F9। तो यहां पर अब मुझे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। तो मेरे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है ये वाले A67445, यहां पे लिखा हुआ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो A67445 एंड एंटर। अब ओरिजिनल इनवॉइस की डेट क्या थी वो डेट आपको यहां पर लिखनी है। तो जो मैंने माल खरीदा था वो खरीदा था 2 अक्टूबर 2019 को, तो 2/10/2019 एंड एंटर। अब पार्टी नेम है यहाँ पर एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, जो है गुजरात की पार्टी है मेरी। तो यहाँ पर मैंने गुजरात क्यों लिखा अभी आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड और करूँगा एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसका एड्रेस और स्टेट जो है ऑटोमेटिक आ रहा है और GST नंबर भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैंने PDF नोट्स में ये एड्रेस भी नहीं डाला और GST नंबर भी नहीं डाले ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये गुजरात की पार्टी है, यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब आपको लेना है परचेज का लेजर। अब यहाँ पर आ रहे हैं 4 परचेज के लेजर, एक परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज GST, परचेज IGST और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो इनमें से आप कौन सा लेजर लोगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली पहचान करनी है कि इस पार्टी से हमने कौन सा माल खरीदा था, परचेज एग्जेम्प्ट का खरीदा था या परचेज GST का या परचेज IGST का या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट का। वो पहचान आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात कि ये पार्टी जो है गुजरात की यानी हमारे दूसरे स्टेट की है। मैं राजस्थान का हूँ लेकिन ये पार्टी गुजरात की। तो पहले ये कंफर्म हो गया कि ये जो हमने माल खरीदा था वो इंटर स्टेट से खरीदा था यानी दूसरे स्टेट से। दूसरी बात, ये जो आइटम है इस पे 0% टैक्स लगता है, यानी ये जो आइटम है वो एग्जेम्प्टेड आइटम है। तो एग्जेम्प्टेड आइटम और इंटर स्टेट परचेज, तो यहां पर लेजर आएगा मेरा परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यहां पर परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट को मैं करूंगा एंटर। तो फिर से बता देता हूं कि यहां पर मैंने परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट क्यों लिया है, क्योंकि इस पार्टी से जो मैंने माल खरीदा था ये पार्टी बाहर की पार्टी है, किसी दूसरे स्टेट की पार्टी है। और दूसरी बात, इसके जो आइटम हमने खरीदे थे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये हो गया परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो अब हमें लेना आइटम हम इसको रिटर्न कर रहे हैं कमिन अनार 1 kg एंड एंटर। तो यहाँ पर अब हम इसको कितना किलो माल वापस रिटर्न कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं 5 किलो। तो यहाँ पर 5 डाल करके एंटर कर दूंगा। अब 1 किलो की रेट क्या है, यहाँ पर 1 किलो की रेट है 420। तो जितने में हमने खरीदा था उतने में ही वापस रिटर्न करेंगे। तो 420 में हमने खरीदा था, 420 में वापस रिटर्न कर रहे हैं। एंटर करूंगा, अब लूंगा अगला आइटम है इसबगोल रानी 1 kg। तो इसबगोल रानी 1 kg आप देख सकते हो यहाँ पर 4 किलो ही अवेलेबल है। तो अब हमारे पास 4 किलो का ही स्टॉक है, तो हम 4 किलो तक ही वापस रिटर्न कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप 5 किलो डालोगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो हमारा माइनस में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपके कुछ गड़बड़ है, किसी तरह की आपने मान लीजिए एंट्री उधर उधर कर दी है और स्टॉक आपके माइनस में चला जाता है, तो एक बार आप एंट्री को ना करना सीख लीजिए, क्योंकि अभी हम केवल प्रैक्टिस मोड पर हैं, अभी हम किसी का भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसबगोल रानी 1 kg को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे करूंगा मैं एंटर। अब हमने इससे कितना माल वापस रिटर्न किया, तो उसके लिए PDF नोट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 किलो। तो 4 किलो एंड एंटर।
तो 1 किलो की रेट क्या थी 290, तो यहाँ पर भी लिखी हुई है 290, टोटल हो गई 1160। तो टेली ERP9 में भी यहाँ पे भी 1160 आ रहा है और टोटल बिल का जो अमाउंट है वो हो गया 3260 और यहाँ पर भी हो गया 3260। तो अब आगे हम एंटर करेंगे। देखिए इस पर कोई भी SGST और CGST नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो आइटम है वो नील रेटेड का आइटम है, यानी 0% टैक्स है, इसलिए यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको प्रोवाइड GST डिटेल इस ऑप्शन को करना है यस, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पर आपको रीज़न देना है कि ये जो आपका जो डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर रीज़न ये है हमारा सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न सामने वाली पार्टी के लिए, लेकिन हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो यहाँ पर हमें डालना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करके एंटर करना है। अब आपको डालना है सप्लायर्स डेबिट और क्रेडिट नोट, यानी सप्लायर ने आपको जो क्रेडिट नोट दिया है उसके क्रेडिट नोट नंबर अब यहाँ पर आपको डालने हैं। तो ये रहा क्रेडिट नोट नंबर AR412, तो AR412 एंड एंटर। और क्रेडिट नोट की डेट आपको यहाँ पर डालनी है, क्रेडिट नोट की डेट है 1/11/2019, तो 1/11/2019 एंटर, एंटर एंड एंटर। तो ये लास्ट स्टेप है, जैसे एंटर करेंगे हमारे ये डेबिट नोट की जो एंट्री है वो भी हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए आपको हाईलाइट दे देता हूँ। हाईलाइट ये है कि हमने जो माल जिससे भी जितने भी रुपए का खरीदा था और जैसे भी खरीदा था वैसे के वैसे आपको वापस रिटर्न की एंट्री करनी है। आपको परचेज लेजर में भी ध्यान रखना है कि परचेज GST का आइटम था या IGST का था या इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट का था या केवल परचेज एग्जाम्प्टेड का था। तो परचेज लेजर का भी आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालने हैं, कहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस की डेट डालनी है, कहाँ पर डेबिट नोट और कहाँ पर क्रेडिट नोट की डिटेल डालनी है, वो भी मैंने आपको बता दी। तो इस डेबिट नोट को मैं कर दूंगा सेव और अब एक और डेबिट नोट एंट्री करके मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम GST का कोई भी आइटम पिक कर लेते हैं। तो वापस नोट्स ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर GST का आइटम है ये वाली एंट्री। तो इस एंट्री को मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट नोट की डेट है 1/11/2019, यानी 1/11/2019 को हमने ये माल रिटर्न किया है। तो टेली ERP9 में आऊँगा F2 1/11/2019 एंड एंटर। अब ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर, तो इसके ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 0473 एंटर। और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट जिस तारीख को हमने माल खरीदा था उस तारीख की वो डेट यहाँ पे लिखनी है। तो वो डेट है 2/10/2019, तो 2/10/2019 एंड एंटर। अब किस पार्टी को आप वापस माल रिटर्न कर रहे हो? हम कर रहे हैं जे इलेक्ट्रॉनिक को, तो जे इलेक्ट्रॉनिक एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्टी जो मेरी है वो राजस्थान की है और इसके GST नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं एंटर कर दूंगा। अब इसमें परचेज का लेजर लेना है, फिर आपको परचेज लेजर की पहचान करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि पार्टी जो है राजस्थान की, यानी मेरे सेल्फ स्टेट की है। और दूसरी बात कि इसके आइटम पर जो है टैक्स लगता है, यानी ये GST का आइटम है। तो मेरे ये जो परचेज का लेजर हो जाएगा वो लेजर हो जाएगा परचेज GST एंड एंटर। तो परचेज GST लेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आइटम है पेनासोनिक P100, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पेनासोनिक P100। देख सकते हो आप पेनासोनिक P100 के आगे आइटम कितने हैं अपने पास वो यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर पेनासोनिक P100 को मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब आपने इसको कितना माल रिटर्न किया वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस नोट्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको माल रिटर्न किया 1 पीस, तो 1 एंड एंटर। अब 1 पीस की रेट यहाँ पे वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर भी हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं 4642.82 एंड 4642.82। एंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम है हमारा पेनासोनिक P101। यहाँ पर भी हमारे पास केवल एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है, तो एंटर करेंगे। अब इसको हमने रिटर्न किया 1 पीस वापस, तो अब यहाँ पे 1 पीस एंड एंटर। 1 पीस की रेट 6517.80 एंटर। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई हमारी 11160.62, तो यहाँ पर भी आ रहा है 11160.62। अब इस पर हमें SGST और CGST लगाना है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और SGST एंड CGST। तो यहाँ पर SGST और CGST हमने लगा दिया है। अब करेंगे हम राउंड ऑफ, तो यहाँ पर राउंड ऑफ एंड एंटर। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ आ रहा था, लेकिन अब मैंने ऑटोमेटिक राउंड ऑफ यहाँ पे हटा दिया ताकि मैं आपको बता दूं कि राउंड ऑफ कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राउंड ऑफ लिखा हुआ है 0.12, लेकिन यहाँ पर नीचे आ रहा है 12,499.90। तो हमें इसको करना है 12,500 रुपये।
तो यहाँ पर 0.12 जो है ये गलत है, यहाँ पे आएगा 0.10। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी दिमाग लगाना है कि इसमें कितना राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है। तो आप 0.12 करोगे तो राउंड ऑफ सही नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.10 आपको टाइप करना है। तो जैसे ही 12,499.90 पैसे में 10 पैसे और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर मेरा जो इन्वॉइस है वो हो जाएगा 12,500 रुपये का। तो ये कम्प्लीटली राउंड ऑफ हो गया है। अब एंटर करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको करेंगे हम यस एंड एंटर। अब आपको यहाँ पर डेबिट नोट इशू करने का रीज़न देना है। ये सामने वाली पार्टी का सेल्स रिटर्न है, यानी हमारा परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे डालना है सप्लायर्स डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर। तो यहाँ पर है क्रेडिट नोट नंबर इसके 0852 एंड एंटर, और क्रेडिट नोट की डेट 1/11/2019 एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो ये है परचेज रिटर्न की एंट्री, डेबिट नोट की एंट्री। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसी की वैसी एंट्री है जिस तरह आप परचेज की एंट्री करते हो। बस यहाँ पे कुछ ही फंक्शन चेंज है जो मैंने आपको बता दिए हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 35, सेल्स रिटर्न एंट्री इन टैली ERP 9। पिछले चैप्टर में हमने परचेज रिटर्न की एंट्री करना सीखा था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को 5,000 रुपये का माल बेचा। अब वो कस्टमर वही माल, मान लीजिए पूरा का पूरा माल या उसमें से कुछ माल वापस रिटर्न कर देता है, चाहे माल खराब था या उसको पसंद नहीं आया या दूसरे किसी भी रीज़न की वजह से वो माल वापस रिटर्न कर देता है। तो उसके लिए हमें एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जब भी बेचा हुआ माल वापस रिटर्न हो जाता है उसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। तो आज सेल्स रिटर्न की एंट्री करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सिखाऊंगा। तो टैली में आपको सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करना है। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करता हूँ। अब वाउचर हमारा ओपन है सेल्स का। सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ फंक्शन बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। तो यहाँ पे मैं दबाऊंगा Ctrl+F8। तो ये हमारे क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो गया। अब दूसरी बात, ये जो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर है वो इनवॉइस मोड पे होना चाहिए, और इनवॉइस मोड के अंदर आइटम इनवॉइस जो है वो फीचर एक्टिवेट होना चाहिए। अब ये इनवॉइस मोड क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करता हूँ, Ctrl+V, तो आप देख सकते हैं कि ये वाउचर जो है मेरा चेंज हो गया। इस वाउचर को बोलते हैं वाउचर मोड। तो ये जो वाउचर है मेरा वाउचर मोड में आ गया है। अब इसको वापस चेंज करेंगे, हम इसको लाएंगे इनवॉइस मोड में, यानी हम यहाँ पे पार्टी का नाम, सेल्स का लेजर, ये जो डिटेल है वो आनी चाहिए। तो जैसे मैं वापस Ctrl+V दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पार्टी नेम, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम, ये डिटेल आ जाएगी। तो आपका वाउचर भी जो है सेम बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, जिसमें पार्टी, अकाउंट नेम, ये डिटेल आ रही है और नेम ऑफ आइटम ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा हो। तो अब शुरू करते हैं एंट्री। तो यहाँ पर मैं नोट्स ओपन करूंगा। पहली एंट्री हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट डेट, ये 1 मई 2019। तो सबसे पहले तारीख चेंज करेंगे F2 1/5/2019 एंड एंटर। अब हमें डालना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है? देखिए यहाँ पर जितेंद्र सेन जो कस्टमर है वो हमें माल वापस रिटर्न कर रहा है। तो जितेंद्र सेन को जब हमने माल बेचा था, वो माल बेचा था 2 अप्रैल 2019 को, और उसका बिल नंबर था 002। तो अगर मान लीजिए जितेंद्र सेन की डिटेल देखनी है कि हमने इसको क्या माल बेचा और कब बेचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पर जाएंगे अब डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक और लेजर ओपन करेंगे जितेंद्र सेन का एंड एंटर। अब यहाँ पर केवल एक रिसिप्ट की एंट्री आ रही है, तो हमें सारी एंट्री देखनी है इसके नाम से जितनी भी है। तो यहाँ पर Alt+F2 दबाएंगे पीरियड चेंज करने के लिए। पीरियड हम चेंज कर देंगे 1/4/2019 से लेकर के 2/3/2020, यानी सारी एंट्री, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर पहली एंट्री आ गई, इसको जो हमने माल बेचा था सेल्स की एंट्री वो यहाँ पे आ गई। इसको हम करेंगे ओपन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितेंद्र सेन को हमने 2 अप्रैल 2019 को माल बेचा था, जिसके बिल नंबर थे 002, और ये जो माल है वो माल है सेल्स एग्जेम्प्टेड, यानी उसको ऐसा माल बेचा जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता, और आइटम का नाम है सरपास 7007 और जीरा सीट 555 1 kg। तो ये डिटेल की आपको जरूरत पड़ेगी कि कौन सा आइटम है, ओरिजिनल बिल नंबर क्या था और ओरिजिनल बिल नंबर की डेट क्या थी। ये डिटेल की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको इस तरह मिलेगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे PDF नोट्स में ये सारी डिटेल डाल दी है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वापस टैली ERP 9 में मैं आ जाता हूँ, गेटवे ऑफ टैली में वापस आऊँगा, अकाउंटिंग वाउचर और Ctrl+F8। अब वापस तारीख F2 1/5/2019 को माल रिटर्न कर रहा है एंड एंटर।
तो अब यहाँ पर डालना है ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर। ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर है यहाँ पर 002 एंटर, और ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर की जो डेट थी वो है 2/4/2019 एंड एंटर। अब कौन सी पार्टी हमें माल रिटर्न कर रही है, वो पार्टी है जितेंद्र सेन। तो यहाँ पे टाइप करेंगे जितेंद्र सेन एंड एंटर। अब यहाँ पर बाकी की उसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे उसका एड्रेस और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो एंटर करेंगे, इसको कर देंगे सेव। अब हमें लेना है सेल्स का लेजर। तो अब हमने इसको कौन सा माल बेचा था, सेल्स एग्जेम्प्टेड का, सेल्स जीएसटी का, या आईजीएसटी का, या इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का। तो अभी हमने रिपोर्ट में देखा था कि इसको हमने सेल्स एग्जेम्प्टेड का माल बेचा था। तो यहाँ पर हम सेल्स एग्जेम्प्टेड को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ऐसा भी पता लगा सकते हैं, जैसे जितेंद्र सेन जो है ये राजस्थान का है, यानी हमने सेल्फ स्टेट में बेचा है। और दूसरा, इसके जो आइटम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी एग्जेम्प्टेड सेल है। तो ये सेल हो गई सेल्स एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पर सेल्स एग्जेम्प्टेड को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब कौन सा आइटम ये वापस रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है सरपास 7007। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सरपास 7007। तो अभी आप देख सकते हैं कि सरपास 7007 हमारे पास 5 पीस हैं, 5 पीस जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि 5 पीस में से 2 पीस जो है ये वापस हमें रिटर्न कर रहा है, तो 5 + 2 7 पीस जो है हमारे पास 7 पीस वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और क्वांटिटी इसकी डाल दूंगा, क्वांटिटी 2 पीस एंड एंटर। तो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी 490 रुपये, क्योंकि टेली ERP9 को ये पता है कि जब भी आपने जितेंद्र सेन को माल बेचा था वो 490 रुपये में बेचा था। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रेट यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे भी प्राइस जो है 490, टोटल हो गई 980, और यहाँ पे भी हो गई 980। एंटर करेंगे। अब अगला आइटम लेंगे, अगला आइटम है जीरा सीड 555 1 kg। तो यहाँ पे टाइप करूँगा जीरा सीड 555 1 kg। अब ये स्टॉक हमारे पास है 9 किलो का, और 2 किलो हमारे पास वापस रिटर्न आ रहा है, तो 11 किलो अब हमारे पास टोटल स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा एंटर। अब 2 किलो ये हमें वापस रिटर्न कर रहा है, तो 2 किलो डाल करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, और 1 किलो की रेट जो है वो 290, यहाँ पर भी है 290, टोटल हो गया 580, और यहाँ पे टोटल हो गया 1560। टेली ERP9 में भी टोटल हो गया 1560। अब हम करेंगे एंटर 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 और एंटर। अब देखिए यहाँ पर अगर SGST और CGST होता तो हम यहाँ पर SGST और CGST लगा देते, लेकिन ये जो आइटम है इस पर टैक्स नहीं लगता, तो SGST और CGST नहीं लगाएंगे। एंटर दबाएंगे, सीधा इस ऑप्शन पर आ जाएंगे प्रोवाइड GST डिटेल, इसमें हम करेंगे यस एंड एंटर। अब रीजन आपको देना, रीजन फॉर इशूइंग नोट सेल्स रिटर्न है ये हमारी, इसलिए हम इस पर सेल्स रिटर्न पर एंटर करेंगे। अब बायर्स डेबिट नोट नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। डेबिट नोट नंबर हम खुद इशू करेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे SR001 एंड एंटर। और जिस भी तारीख को माल रिटर्न हो रहा है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे 1/5/2019 एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो ये है क्रेडिट नोट की एंट्री। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। जिस तरह हम सेल्स की एंट्री करते हैं उसी तरह, जस्ट बिल्कुल उसी तरह हम सेल्स रिटर्न की भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस एंट्री को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव एंटर। तो एक एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, एक और एंट्री मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर GST वाली जो एंट्री वो करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्रेडिट नोट डेट यानी 2/10/2019 को ये माल रिटर्न हो रहा है, तो टेली में आऊँगा F2 2/10/2019 एंड एंटर। अब ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर, इसको जो हमने माल बेचा था वो था बिल नंबर 018, तो यहाँ पर 018 एंटर। और जो तारीख थी यहाँ पे 1/10/2019, तो 1/10/2019 एंड एंटर। अब कौन हमें माल रिटर्न कर रहा है, हमें कर रहा है नरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे टाइप करेंगे नरेंद्र सिंह एंड एंटर। तो यहाँ पर एंटर दबाते हुए इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर सेल्स लेजर लेना है। अब हमने नरेंद्र सिंह को कौन सा माल बेचा था वही आपको वापस दोबारा यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पर ये राजस्थान का है, और इसके आइटम पर जो टैक्स लगता है, यानी ये हमारी सेल्स हो गई सेल्स GST। तो यहाँ पर हम सेल्स GST को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब कौन सा आइटम हमें यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नोकिया 150 डुअल सिम। तो यहाँ पे टाइप करूँगा नोकिया 150 डुअल सिम एंड एंटर। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, तो 2 पीस एंड एंटर। एक पीस की रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई 1473.21, यहाँ पे भी है 1473.21। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2946.42 एंटर और एंटर। अब हम इस पे लगाएंगे SGST और CGST। तो यहाँ पे SGST, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय एंटर, CGST एंटर। तो टोटल बिल जो है हमारा हो गया 3300। यहाँ पर हमें राउंड ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर राउंड ऑफ दिया हुआ है, तो आप इस तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं दिया हुआ है तो आपको अगर यहाँ पे टोटल बिल 3,300 का हो गया तो यहाँ पे राउंड ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम राउंड ऑफ नहीं लगाएंगे। एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको करेंगे यस, एंटर। रीजन देंगे सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर डेबिट नोट नंबर हमारे यहाँ पर है SR003, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे SR003, एंटर, और डेट डाल देंगे 2/10/2019 एंड एंटर, एंटर एंड एंटर। तो इस तरह दूसरे क्रेडिट नोट की भी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो अब हम इसको करेंगे सेव, एंटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट की एंट्री किस तरह करते हैं, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री आप किस तरह कर सकते हो।